सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यूरियो। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले साउंड। इससे जस्ट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने वेव डिस्कस किया था, वेव की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। देन हमने बताया था कि सेम स्लाइड है, अगेन हमारा जो लेक्चर आएगा, जो वीडियो आएगी, वो साउंड के लिए होगी। ठीक है, तो जानते हैं आज पढ़ना क्या है। तो साउंड के बारे में जानेंगे, देन साउंड डिफरेंट मीडियम में क्या कैसे वर्क करते हैं, देन है उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, मतलब सॉलिड में क्या कितना होगा, लिक्विड में कितना होगा, गैसेस में कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, फ्रीक्वेंसी और पिच समझेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड अगेन समझेंगे कि क्या होता है, डेसिबल क्या होती है, टिम्बर क्या होती है, देन ऑडिबल रेंज है, यहाँ पे मैक नंबर है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, एको है, रिवर्बरेशन है, डिफ्रैक्शन है, और यहाँ पे क्या सोनार और डॉपलर इफेक्ट। इसके साथ ही हमारी स्लाइड हो जाएगी खत्म। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा हेवी है समझने के लिए टॉपिक। तो देखते हैं क्या क्या करना है आज के लेक्चर में। सबसे पहले आते हैं तो साउंड के बारे में समझेंगे। साउंड साउंड को हिंदी में हम लोग ध्वनि कहते हैं। और जब हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं ना, वेव भी पढ़े तो पढ़े क्या कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही इसके बारे में जो साउंड है दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये भी एनर्जी का प्रकार है। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी का प्रकार तो हमने जान लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक टाइप का वाइब्रेशन है जो ट्रैवल करता है, कैसे, तो मैकेनिकल वेव के रूप में ट्रैवल करता है, ठीक है। लेकिन कब, जब इसको एक मीडियम मिलेगी तब। साउंड विदाउट मीडियम के वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए वैक्यूम में हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो हम लोग को सुनाई कुछ नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रैवल करने के लिए मीडियम ही नहीं है। मानो कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है तो जाओगे कैसे। वही बात है कि इसको साउंड को क्या चाहिए, तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने, या तो वो एयर हो सकता है, या वाटर हो सकता है, या सॉलिड। मतलब समझ लो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कुछ होना चाहिए एक साउंड को ट्रैवल करने के लिए। अब तीसरी बात, ये बनती कैसे है, तो उसके लिए कहते हैं कि कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि इट प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन क्रिएटिंग एरिया ऑफ अ हाई प्रेशर कंप्रेशन एंड द लो प्रेशर रेयरफिक्शन। दो चीजें, कंप्रेशन और रेयरफिक्शन। इधर कहीं बताया है कि नहीं, नहीं है। चलो मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। पिछले स्लाइड में, ऐसे तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कंप्रेशन, रेयरफिक्शन, देन अगेन ये कंप्रेशन। अब कुछ याद आ रहा, जब वेव आपस में नजदीक आ जाए तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, दूर चल जाए तो उसको रेयरफिक्शन बोलते हैं, फिर नजदीक आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, उसको हम लोग नाम देंगे और कंप्रेशन का, ठीक है, कंप्रेशन। देन ये चीज समझ में आई होगी, कब प्रोड्यूस होगा, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा और लो प्रेशर क्रिएट होगा, और दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, इट इज परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर एज एन ऑडिबल सेंसेशन। इसको हम लोग अपने कान से फील कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऑडिबल सेंसेशन नाम भी दिया गया है। किसको, तो साउंड को। देन आगे आते हैं, साउंड डिफरेंट मीडियम में कैसे वर्क करती है, उसकी बात आती है। साउंड इन डिफरेंट मीडियम क्या कहता है, एयर और वाटर में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में काम करती है, और सॉलिड में ट्रांसवर्सल वेव के रूप में काम करती है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव बताए थे, देखिए अगेन बता देते हैं आप लोग को। ये रहा, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कैसे, तो ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या कहता है कि ये वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये अलोंग विथ डायरेक्शन, मतलब ऐसे वर्क करती है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन, ये पूरा रेयरफिक्शन, ये फिर कंप्रेशन, यहाँ रेयरफिक्शन, ये कंप्रेशन, यहाँ रेयरफिक्शन। ये चीज क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं बात की स्पीड ऑफ साउंड की, बात करते हैं हम लोग किसकी, तो स्पीड ऑफ साउंड, कि साउंड की स्पीड कितनी हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग एक टर्म देते हैं कि सबसे ज्यादा ये सॉलिड में होगी, देन लिक्विड में होगी, देन गैसेस में होगी। सॉलिड में सबसे ज्यादा क्यों होगी, तो सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होने के लिए कारण होता है कि उसके जो कण है, पार्टिकल्स है, वो काफी नजदीक रहते हैं, कंप्रेस रहते हैं। देन इस वजह से क्या होता है कि सबसे ज्यादा वो सॉलिड में फील करने के लिए, देखने के लिए मिलता है। देन रीजन वही कहता है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर इनका क्या हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर बहुत फास्टर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल, मतलब लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आते आगे, तो स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये बात कर रहे थे ना, सॉलिड में सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी। तो सॉलिड में एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम में कितनी होती है, तो 6420 होती है।
निकेल में 6040 होती है, वही लिक्विड में बात की जाए, वैसे जरूरी नहीं, आप बस इस चार्ट को एक बार देख लीजिएगा। सी वाटर में 1500, 1531 बोले, 1500 मैंने बोल दिया। मरकरी, एक मरकरी को कंसिडर कर लेना, मरकरी कभी कभी पूछ दिया जाता है, मरकरी में कितना होता है, तो मरकरी में कितना दिया हुआ है 1450, और गैस में सबसे कम तो सल्फर डाइऑक्साइड में 225, और इससे भी कम हो सकता है, लेकिन चार्ट इतना ही, बस इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। आप देख लो, कंसिडर कर लो, ऑक्सीजन में कितना होगा 330 होता है, एयर में कितना होता है 346 होता है, एयर में ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, हाइड्रोजन में उससे ज्यादा होता है, कितना होता है तो 1339, ये चार्ट को एक बार देख लीजिएगा। देन आगे आते हैं, वही बात करता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब सिंपल सा कहने का ये बात है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, 10⁸ है, ठीक है। अब इसको तुम कितना लिख सकते हो, 3 × 4 3 × 10⁻2 लिख सकते हो। और देखो ये 10⁸ है, कितना बड़ा डिजिट है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा होता है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली जब कहीं बिजली कड़कती है तो हमें लाइट पहले दिख जाता है, बारिश हो रहा है, ठीक है, मानो ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, समझो, बिजली चमकती है तो पहले हमें बिजली दिख जाती है, देन हमें उसका साउंड सुनाई देता है। ऐसा फील किया होगा आपने। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड स्लो है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी एंड पिच। फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमने बात किए थे कि नंबर ऑफ वेव साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में जितने वेव साइकिल रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या थी, हर्ट्ज यूनिट थी। डिटरमाइन किया जाता है, उसके बाद पिच की बात की जाए, ये दोनों तो समझ गए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पिछले भी लेक्चर में देखे थे, ठीक है। अगर बात की जाए पिच की, तो पिच क्या होता है, तो जनरली पिच जो होता है वो वाइब्रेशन को शो करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में ज्यादा वाइब्रेशन है तो हाई पिच होगी, ज्यादा वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और उसके बाद अगर कम वाइब्रेशन है तो लो पिच होगी, और उसके साथ लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। वही बात करता है कि पिच साउंड को डिटरमाइन करने का काम करता है, हायर पिच देन हाई फास्टर वाइब्रेशन एंड हायर फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल्स, गर्ल की वॉइस होती है ना, वैसे बोलते हैं, और दिल पे नहीं लीजिएगा कि ज्यादा चंचल करती है, चंचल होती है, वैसे मत बोलो, दिल पे मत लेना, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। लो पिच होगी तो स्लो वाइब्रेशन होगा और लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड की बात की जाए, एम्पलीट्यूड में बात हमने किया था कि एक मीडियन पॉइंट से, मिड पॉइंट से सबसे ऊपर क्रेस्ट का डिस्टेंस, सबसे ऊपर से नीचे थ्रू का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो कहता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इधर इतना चाहे इधर का इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात करता है। यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट मीटर होता है। ये क्या करता है, तो ये लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है, डिटरमाइन करता है कि साउंड में कितना ज्यादा लाउडनेस है। यही हम लोग गाना सुने थे ना इमरान खान का, क्या था सिंगर का नाम, वही, और एम्पलीफायर सॉन्ग सुनना। तो जन एम्पलीफायर जो आया हुआ है ना, वह यही चीज रिप्रेजेंट करता है, साउंड की लाउडनेस बढ़ाता है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी तो साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब एक यूनिट है इसकी, डेसिबल यूनिट होती है, जो मेजर करती है साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करती है। ये जनरली हम लोग को मैचेस में देखने के लिए मिल जाता है कि जब आईपीएल के मैचेज में ज्यादा देखोगे तो वहां पे क्या होता है, जैसे कोई सिक्स विक्स लगाता है चाहे विकेट गिरता है तो वहां पे नॉइज दिखाता है सामने बगल में, तो वो 135 136 ऐसे दिखाता है, कभी कभी 120 रहता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है। तो वही बोलते हैं कि जो नॉर्मल हियरिंग रेंज होता है ह्यूमन का, वो 0 डेसिबल से 130 डेसिबल के बीच में होता है, और उसके ऊपर के साउंड को हम लोग नॉइज कंसीडर करते हैं। इसलिए मैच में क्या होता है ना, 130 डेसिबल से ऊपर की साउंड हमें समझ में नहीं आती, वो लोग चिल्लाते रहते क्या चिल्ला रहे, ठीक है। आगे आते हैं, टिम्बर क्या होता है ना, टिम्बर की बात की जाए तो ये टोन होता है, टोन क्वालिटी, इंसान का जो टोन होता है जनरली, तुम्हारा टोन अच्छा नहीं है तो वही बात समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या जो गाना गाने में कितना ही किसी इंसान को हेल्प करता है, सिंगर को। तो यूनिक क्वालिटी ऑफ साउंड, मतलब हर एक इंसान का बोलने का तरीका अलग होता है, मेरे बोलने का तरीका अलग है, मेरा थोड़ा सा वॉइस पतला है, किसी का मोटा वॉइस होता है, किसी टाइम मेरा भी बहुत मोटा वॉइस था। एक सर्टेन एज में होता है, 13 के बाद जो होता है ना, 13 to 18 जो टीन एज होता है, उस दौरान इंसान के बॉडी में हार्मोनल डेवलपमेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना, साउंड की क्वालिटी चेंज होती है, फिर से अगेन अपने उसी क्वालिटी में आ जाता है, लेकिन उस टाइम के लिए भारी साउंड हो जाता है, आवाज भारी हो जाता है। तो यूनिक क्वालिटी होती है साउंड की, वो क्या करता है, तो जो डिफरेंस करता है, डिस्टिंग्विश करता है क्या, तो एक दूसरे को अलग करता है। अगर मैं बोलूंगा तो अगर आप रेगुलर मेरी साउंड सुन रहे हो तो पहचान जाओगे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फेस देखो या ना देखो,
ठीक है। देन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये तो होगी उसकी बात। अब वही कोई दूसरा यहाँ पे पढ़ाने बैठ जाएगा आपको कि नहीं दूसरा कोई पढ़ा रहा है, ऐसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, मास्क लगा के 4-5 लोग आ जाए, लेकिन हम साउंड से ही पहचान लेते हैं कि वो अगर कोई मिमिक कर रहा है तो वो बात अलग है। इवन इफ दे आर सेम पिच एंड द लाउडनेस, वही बात करता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि अगर उनके बीच में सेम पिच हो या सेम लाउडनेस हो तभी भी वो क्या होगा, तो वो डिस्टिंग्विश होगा, मतलब अलग होगा टोन की हेल्प से, टिम्बर की हेल्प से। वही बात करता है म्यूजिकल नोट जो होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे फ्रिक्वेंसी का, अगर कोई भी म्यूजिक बनती है तो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है। रही तो बात इसकी ऑडिबल रेंज, जो हम लोग बात करें तो उतने टाइम से कि ऑडिबल रेंज होता क्या है, तो ऑडिबल रेंज 3 ऑडिबल रेंज, वहां पे डेसिबल वाली यूनिट बात हो रही थी, यहाँ पे हर्ट्ज में हम लोग यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी यानी रेयरफिकेशन, और धीरे धीरे जाते जाते कंप्रेशन यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात होती है, ऑडिबल रेंज ह्यूमन का जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, यानी 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इंफ्रासोनिक जो होता है वो 20 हर्ट्ज से जो कम की साउंड होती है, जैसे अर्थक्वेक, ये सबको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, जो बैट्स या डॉल्फिन प्रोड्यूस करते हैं। वही बात करता है इंफ्रासोनिक साउंड की बात की, तो ये हियरिंग रेंज समझना, और जो वो यहाँ पे है वॉइसिंग रेंज है, दो चीज है। हियरिंग मतलब सुन कितना सकता है, वॉइस कितना जनरेट कर सकता है। तो एक जो एनिमल होता है, एलिफेंट की बात करता है, वो इंफ्रासाउंड में आता है, वो 5 हर्ट्ज से 12,000 हर्ट्ज तक वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और 20 से 12,000 हर्ट्ज तक, नहीं वो सॉरी, वो प्रोड्यूस कितना करता है 20 से 12,000 हर्ट्ज तक, और सुन कितना सकता है 5 से 12,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। उसके बाद डॉग आते हैं, ये कितना सुन सकते हैं, तो ये सुन तो बहुत सकते हैं, कितना 15,000 हर्ट्ज से कितना, तो सॉरी 15 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज तक, और प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं, तो 450 से 180 हर्ट्ज तक। देन कैट की बात आती है, तो कैट में वही है 60 टू 65,000 हर्ट्ज तक, और 750 से 1520 हर्ट्ज तक ये प्रोड्यूस कर सकती है। देन ह्यूमन आता है हमारा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, लेकिन प्रोड्यूस कितना करेगा, तो वो प्रोड्यूस करता है 85 से 1100 हर्ट्ज तक। देन डॉल्फिन आती है, उसके बाद बैट है जिसकी हमने बात की। अब ये मैक नंबर क्या होता है जनरली, ठीक है, ये हमें सुनने के लिए मिलता है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ट्रांससोनिक, सबसोनिक नहीं सुनते, लेकिन सोनिक बूम सुनते हैं, सोनिक मिसाइल सुनते हैं। एक सोनिक बूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा से एक शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा सोनिक बूम क्या होता है, ठीक है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा से, ठीक। तो यहाँ पे मैक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, तो मैक नंबर जनरली क्या होता है, सिंपल सी इतनी सी बात समझ लो कि ये रेशियो होता है, कि किसका रेशियो होता है, जो ऑब्जेक्ट का, चाहे फ्लो ऑफ स्पीड का, साउंड का, सराउंडिंग मीडियम में, किसी भी मीडियम में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और उस सराउंडिंग मीडियम की स्पीड में साउंड की स्पीड, सॉरी, उस सराउंडिंग मीडियम में साउंड की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड का रिलेशन होता है, यानी रेशियो होता है। वही बात करता है रेशियो इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड बाई साउंड स्पीड ऑफ साउंड, मतलब इन दैट मीडियम नहीं लिखा हुआ है, वो समझ जाइएगा। तो जनरली अगर मैक नंबर 1 से कम आती है तो उसको सबसोनिक बोलते हैं। देन ट्रांसोनिक, सबसोनिक का एग्जांपल क्या होता है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन होता है, अगर मैक नंबर 1 की बराबर आ गई, ठीक है। सुपरसोनिक में क्या होता है, मैक नंबर 1 से ज्यादा होती है, और हाइपरसोनिक में मैक नंबर 5 से ज्यादा होती है, ठीक है। सोनिक बूम का कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटिव है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दो रिफ्लेक्शन बने, एको और रिवर्बरेशन। एको क्या होता है, चाहे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का होता है, हमने जैसे पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, किसी भी सरफेस से टकरा के उस साउंड का रिटर्न आ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। वही सिंपल सी बात है कि क्या कहता है कि साउंड वेव बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस लाइक लाइट वेव्स, कहता है लाइट वेव्स की तरह जो एक सरफेस से टकरा के रिटर्न आना ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बात की, सेम एज लॉ ऑफ लाइट, जो लाइट के लिए होता है वही किसके लिए होता है, तो वही यहाँ पे हमारे साउंड के लिए होता है। दो लॉज होंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस पे होंगे, तीनों एक ही सरफेस पे लाई करेंगे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के, इंसिडेंट रे और क्या कहते हैं नॉर्मल के बीच का एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आपस में बराबर होगा। दो ये लॉ है, सिंपल सी बात है, आगे तो बताएंगे ही आपको जब साउंड साउंड क्या लाइट पर आएंगे तब। एको की बात की जाए तो एको क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्टेड साउंड होता है जो ओरिजिनल साउंड के बाद हमें ईयर में मिलता है। जैसे कोई चीज रिपीट होती है ना, अगेन
कुछ बोल दिए, वो अगेन थोड़ी देर बाद सुनाई दे रही है कि यहाँ से इस इंसान ने कुछ बोला, और वो बाउंस बैक करके यहाँ से टकराएगी सर्फेस और रिटर्न आएगी। जैसे मैंने पहाड़ों में हम लोग को ये जनरली फील करने के लिए मिलता है। ठीक है, देखो और बात की जाए देखो कि तो वही कहता है कि इसके लिए कम से कम कितना डिस्टेंस जरूरी है, तो 17.2 मीटर का जो डिस्टेंस होता है ऑब्स्टेकल से, यानी इन दोनों के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17.2 मीटर होनी चाहिए, तब जाके एको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। रिवर्बरेशन एक टॉपिक। रिवर्बरेशन ये जनरली हम लोग को अगर एक बड़ा सा रूम है, ऑडिटोरियम है, उसके अंदर फील करने के लिए मिलता है। अगर मानो वहां पे माइक नहीं लगी है तो हमें क्या होता है, तो एक तो डायरेक्ट सोर्स से ऑब्जर्वर तक साउंड आएगी, और एक नीचे के सरफेस से टकरा के आएगी, एक ऊपर के सरफेस से फिर बाउंस बैक करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से होके हमारे कानों तक जो साउंड पहुंचती है उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। उसी को क्या कहता है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन इनक्लोज स्पेस ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन। एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होने की वजह से रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होती है। डिफ्रेक्शन क्या होता है कि अगर एक लाइट है, समझ लो व्हाइट लाइट है, उसको एक बीम से एक छोटे से होल से पास कराया जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, बट जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफ्रेक्शन। तो कहता है द बेंडिंग ऑफ द साउंड वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल और थ्रू द ओपनिंग। किसी ओपनिंग से साउंड निकलेगी, चारों साइड फैल जाएगी। ठीक है, इस ओपनिंग से निकली, चारों साइड फैल गई साउंड, इसको बोल दिए हम लोग क्या, तो डिफ्रेक्शन। सोनार क्या है, तो सोनार जनरली सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एको पे वर्क करता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट की एको की हेल्प से ये हेल्प करता है कि ये सरफेस कितना नीचे है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट कितना नीचे है। तो वही बोलता है फंक्शंस क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजी होती है जो साउंड वेव का यूज करके डिटेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये कैसे काम करती है, तो ये इमिट करती है साउंड वेव को और एनालाइज करती है रिटर्निंग एकोज को, उसको उससे इनको फील हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट चाहे सामान कितना नीचे है। देन डॉपलर इफेक्ट क्या है, ये जनरली नहीं पढ़ाना था, लेकिन सोचा कि पिछली बार पढ़ाया था तो अब की बार भी पढ़ा दो। तो सिंपल से समझ लो कि दूर से एक गाड़ी आ रही है तो हमें, मानो एम्बुलेंस है, आती है तो हमें साउंड सुनाई देता है, पास आती है तो साउंड तेज हो जाता है, फिर दूर चली जाती है तो साउंड कम हो जाता है ना, इस ऑब्जर्वर से दूर चली गई, इस ऑब्जर्वर के पास हाई पिच हो गई। तो ये कहता है द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव व्हेन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर रिलेटिव इन मोशन। जब मोशन के सेंस में होते हैं, मतलब मानो एक ऑब्जेक्ट है, ये इंसान है, यहाँ रुका हुआ है, यहाँ से दूर से आएगी कोई चीज तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी पिच अलग होगी, अगर उस साउंड जनरेट करते आ रही है, पास आती है तो साउंड बढ़ जाता है, फिर दूर निकलती है तो साउंड घट जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना साउंड का। तो ये जनरली क्या होता था कि समझ लो कि मैं बता रहा हूँ स्टोरी कि मेरे गांव में पहले, बहुत पहले गांव आता था, तो वहां पे मूवी के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो थिएटर्स होती थी वो गांव गांव में घूम के एडवर्टाइज करती थी। एक जीप था, जीप ही रहा उस टाइम, बोलती थी चल रहल बा, बिहार से हूँ भाई तो वैसे ही बोलते चल रहल बा शान से 300 में केसरिया, सॉरी मैंने लोकेशन बता दिया, मैं बिहार इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, वहां पे, और घर कहाँ, अभी करंटली वी आर लिविंग इन मुजफ्फरपुर, बस इतना जानना, इससे ज्यादा डिटेल तो दूंगा नहीं। तो चल रहल बा कैसे बोलते थे, चल रहल बा 300 में, 300 में 300 में, 100 में मतलब 300 मतलब 300 में, सुबह से शाम तक, इतने बजे और इतने बजे, ऐसे करके कुछ तो बोलता था वो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सायरन की बात कर दी कि पिच होता है, एम्बुलेंस का अप्रोच करता है, जब ये पास करता है तो ज्यादा साउंड फील होता है। एक फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, एफ डैश है, वो क्या होता है, बी प्लस माइनस वी नॉट बाई बी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। बस समझ लो एफ डैश जो होता है ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जनरली एक कोई चीज निकालना होगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई, वी वेलोसिटी साउंड के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी नॉट ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को, और वी डैश वी एस सोर्स के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बस शायद हमारी स्लाइड खत्म हो गई। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।